kinds of social differences, ठीक है, that can take form of social division, that can take form of social division। तीन ऐसी चीजें हैं जिनके बेसिस पर सोशल डिवीजन हो सकता है, सोसाइटी डिवाइड हो सकती है, बात नहीं करो, सोशल डिवीजन हो सकता है, सोसाइटी डिवाइड हो सकती है, यहाँ तक कि नेशन का बंटवारा भी हो सकता है, कास्ट के बेसिस पर भी हो सकता है। सही है। सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है, बात करती जा रही है, सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है, लो देखा ना, बात भी कर रही तो कैसे सही बता देगी, और वो हम अभी बता चुके हैं उतनी देर में, ये बताइए। तो भाई दो ही तो कान है कि चार कान है, दो से उसको सुने, दो से हमको, सही है। चलिए, तो वो 3 kinds of social divisions हैं that can take form of social divisions and inequalities। Okay, these are gender, religion and caste। देखिए, सेक्स एंड जेंडर आर डिफरेंट थिंग्स, तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। सेक्स हैज बायोलॉजिकल बेसिस, it can be male or female, however the gender has social basis, that it may be socially or culture। ये इन दोनों में फर्क समझो तभी हम कर पाएंगे। दैट इज सेक्स अलग चीज है और जेंडर अलग चीज है। सेक्स एज, इसका कैसा आधार है बोलो, बायोलॉजिकल बेसिस, it can be male और female, जबकि जेंडर का क्या है, it has social and cultural basis। सोशल एंड कल्चरल बेसिस हो सकती है। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इट कैन बी फेमिनिन और मैस्कुलिन। इसका बेसिस है मेल और फीमेल का, ये बायोलॉजिकल बेसिस है। इसका बायोलॉजिकल बेसिस क्या है कि जो मेल है उसमें XY क्रोमोसोम होंगे और फीमेल में क्या होंगे बोलो, XX क्रोमोसोम होंगे। और इसका और एक एस्पेक्ट है कि जो फीमेल कैन गिव बर्थ टू बेबी, ये सारी चीजें ये बायोलॉजिकल है। जबकि जेंडर में क्या होगा, जेंडर में ये बोला जाएगा कि हाउस होल्ड वर्क्स कैन बी डन बाई मैस फेमिनिन। इसका सोशल बेसिस, कल्चरल बेसिस, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। बात समझ आ गई कि नहीं। तो सोसाइटी डिवाइड करती, व्हेन देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, अगर काम का बंटवारा किस लिंग के आधार पर हो जाए तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि दैट सोसाइटी इज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एंड इट इज इन इंडिया मोर देन द यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज में स्वीडन और नॉर्वे में देख लो 60% फीमेल वहाँ जॉब कर रही हैं, 40% मेल है। तो वहाँ ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी किसी यूरोपियन कंट्री में 50-50% भी रेशो। लेकिन इंडिया में ये रेशो चाहे एजुकेशन हो या कुछ भी हो, ये इट इज जेंडर बेस्ड, क्योंकि हमारी सोसाइटी डिस्क्रिमिनेटिंग है। ठीक है कि नहीं। अगर सुजैन का कोई भाई होता तो आज एक 10th ना पढ़ी होती, इनका भाई 10th पढ़ रहा होता, अगर पिता के पास कम पैसा होता। अगर ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है तो इट इज कॉल्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। तो इट इज, जैसे एग्जांपल क्या है कि हाउस होल्ड वर्क्स आर द ड्यूटीज ऑफ, ये किसकी ड्यूटीज मानी जाती हैं, ऑफ फेमिनिन इन इंडिया। सब जगह नहीं है,
फेमिनिन इन इंडिया। अब देखिए कि जो जेंडर है, जेंडर का पहले प्राइवेट, फिर सोशल और फिर पॉलिटिकल। देखिए इन दोनों में फर्क समझिए, तीनों में। जो फेमिनिन है उनको घर में उन पे क्या किया जाता है, मैन हैंडलिंग की जाती है, उनको टॉर्चर अगर किया जाएगा किसी तरीके से, तो घर में अगर उनके ऊपर प्रताड़ना दी जाएगी, एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा, ज़्यादा काम लिया जाएगा, कुछ भी, तो वो चीज़ किस में बदल जाएगी, सोशल में। क्या वो फिर वो घर से बाहर निकलेंगी? अल्टीमेटली वो डिस्क्रिमिनेशन कैसा हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली इट विल स्पॉइल द सोसाइटी एंड दे विल प्रोटेस्ट। किस में आके करेंगी बताइए, सोशल में। अगर किसी एक घर में हो रहा है तो वो स्प्रेड होकर के धीरे धीरे पूरी सोसाइटी वैसी हो जाएगी, सोसाइटी में होगा। फिर उसके बाद अगर वो चीज़ जब तक पॉलिटिकल ना हो, तो जैसे अभी हमारे यहाँ क्या हुआ कि महिला सशक्तिकरण अधिनियम बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया कि नहीं, तो उसमें 2023 में अभी पास हुआ है, पिछले साल। तो फिर वो लोग सोशल से कहाँ निकलेंगी? तुमने पहले देखा होगा कि फ्रांस में जो फीमेल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, फिर उन्होंने जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पा ली, इट इज ट्रू करेक्ट दैट मेल कैन नॉट टेक बेटर डिसीजन फॉर फीमेल। बताओ वहाँ सांसद अगर बैठे हैं, पुरुष सांसद हैं, तो क्या वो स्त्रियों के लिए अच्छा डिसीजन ले पाएंगे? फीमेल कैन ओनली टेक बेटर डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ फीमेल। तो क्यों नहीं जो फीमेल्स हैं उनका जो लेजिस्लेचर है या ऐसी जगहों पे हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं, लीडरशिप में। तो सबसे पहले ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से शुरू होता है? घर से। घर से बाहर निकल के सोसाइटी में आ जाता है, वहाँ प्रोटेस्ट होता है, फिर वहाँ पर भी स्त्रियाँ नहीं रुकेंगी। अगर वहाँ पर ये सब्सिडाइज हो जाए, चलो ठीक है, सेटलमेंट हो गया कि अब हम नहीं करेंगे उतने प्रोटेस्ट, तब तो ठीक है सब कुछ। लेकिन अगर वहाँ नहीं रुका, देन इट गोज, दे आर नाउ प्रोटेस्टिंग फॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड अंटिल दे आर गेटिंग इट। ऐसा दूसरी सोसाइटी में हुआ है, यूरोपियन सोसाइटी में, और हमने सीखकर हमने भी किया। 23 में तो हमने भी कर लिया। पंचायती राज में तो था ही 50%। तो जब हमारी पंचायती राज बनी थी, ये 10 साल पहले की बात है, और अब हमने इसमें भी कर लिया। किसमें? स्टेट लेजिस्लेटिव एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव, इन दोनों में ही पिछले साल हो गया। तो ना कानून बन गया, स्टेट में भी 33% अब गर्ल्स में। इतना ही बहुत बड़ी बात है। 50% तो जितनी गर्ल्स आएंगी, जितनी फीमेल आएंगी, उतने मेल नेता चले जाएंगे। तुम ये क्यों नहीं सोच रहे? 33% अगर औरतें आई तो उन 33% नेताओं का क्या होगा जिन्होंने पूरा जीवन झोंक दिया था पॉलिटिक्स में? उनको तो हटना पड़ेगा ना, उनके लिए वही सेक्रीफाइस बड़ा नहीं होगा। तो धीरे धीरे बदलेंगे सोसाइटी। अगर 33% हमने दे दिया तो 50% वो खुद भी पा सकती है। नहीं, थोड़ा हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। सो लेट अस सी, हम देखेंगे कि इनके एस्पेक्ट क्या क्या हैं। चलिए, gender division tends to be understood as natural and unchangeable. देखो, gender division is tends to be understood. अर्चिता इसका मतलब बताओ। tends to be understood as natural and unchangeable. इससे तुम समझती क्या हो? बच्चा जब छोटा होता है तब से उसके दिमाग में यही रहता है। बिल्कुल सही है। ये माना जाता है अरे लड़कियां तो घर का काम करने के लिए ही बनी है। टू बी अंडरस्टूड, टेंस टू बी, ये माना जाता है। ये तो हिटलर भी यही मानता था कि औरतें अच्छी माएँ होती हैं, यही मानता था कि नहीं? अच्छे अच्छे सोसाइटी के एलाइट लोग मानते हैं। इट इज अंडरस्टूड, होता नहीं है। कहीं कहीं औरतों ने बहुत अच्छा काम किया, कल्पना चावला देख लो या और बड़ी 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 लेडीज तो अलग अलग ने किया है, ऐसा माना जाता है ना। इट इज नोन एज फीमेल आर मेड फॉर हाउस होल्ड वर्क एंड मेल आर मेड फॉर आउटसाइड वर्क। हाउस होल्ड वर्क
and male for outside world. तो ऐसा माना जाता है इट इज कॉल्ड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. इट इज कॉल्ड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ. अगला देखो, यहाँ तक कि एक रिलीजियस लीडर, आप लोग अवेयर होंगे अभी पाकिस्तान में, उसने बोला है कि जब संसार के सारे मेल मर तो नहीं गए हैं, जो वहाँ की प्रधानमंत्री किसी वहाँ के सूबे की एक औरत है, तो बोले किसी भी लेडी को बाहर का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ये सब काम आदमियों का है. जाकिर नाइक की हम बात कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या बोला, एक रिलीजियस वो है स्कॉलर. तो कई लोगों की तो ऐसी स्टीरियोटाइप सोच, रूढ़िवादी सोच है ना. तो आप देखिए कई सोसाइटी की, इस्लामिक सोसाइटी में अभी तो 2 साल पहले सऊदी अरब में स्त्रियों को ड्राइविंग लाइसेंस परमिट किया गया, नहीं तो वहाँ ड्राइविंग नहीं कर सकती थी. तो ऐसी भी सोसाइटी में स्टिल फीमेल्स आर स्ट्रगलिंग. तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ 800 करोड़ में से 200 करोड़ तो मुस्लिम कंट्रीज हैं. दे आर स्ट्राइविंग फॉर देयर बेसिक और फंडामेंटल राइट्स. तुम सभी लोग जानते होंगे कि अफगानिस्तान में इतनी उंगली दिख गई थी, उसके बाद तो हाथ काट दिया. और ईरान में तो सिर्फ एक बाल दिखा था, गला काट दिया. उसके बाद फिर ईरान में विद्रोह हो गया. बाल बाहर निकला था तो एक मुल्ला ने देखा, इसकी फतवा करो, इसका एक बाल बाहर क्यों निकला. फिर सारी औरतों ने वहां बाहर निकल के अपने बुरके जलाए, बोले लो मेरे सारे बाल दे. और जितने मुल्ला निकलते थे मौलवी, सबकी टोपी डंडी से उठा उठा के उड़ा दे. अभी तक विद्रोह हो रहा. और फिर जो सही है, और वहाँ का राष्ट्रपति आयतुल्लाह खोमैनी बोला था मैं कट्टर यहाँ पर इस्लामवाद ला दूंगा, उसकी विमान हादसे में मौत भी हो गई. लोगों ने सेलिब्रेट किया, कुछ लोगों ने मार दिया. तो समझ गया ना, सोसाइटी इससे बाहर निकलना चाहती है, उसमें रहना नहीं चाहती कट्टरवाद. तो दैट इज द कंडीशन. अफगानिस्तान में तो अभी भी शरिया कानून है. वहाँ जरा सा कहीं भी दिख जाए कोई, अगर स्त्री अलग से भी दिख जाएगी, अलग से नहीं जा सकते हो, भाई के साथ जाना है, पति के साथ जाना है, पिता के साथ. अगर कोई के साथ अकेले निकल गई बात, तो फिर तुमको वहीं पर 100 कोड़े भाई मारेगा, चाहे पिता मारेगा, वहीं पर मारना पड़ेगा. ये एक वहीं अफगानिस्तान में फीमेल का एक, वहाँ पर उनका क्या है कि कोई किसी तरीके का मेकअप नहीं कर सकता, तो एक ने लिपस्टिक लेकर लगा ली थी, तो उसके होंठों पर पत्थर रगड़वाया गया कि जब तक खून ना आ जाए. उसी के पति ने रगड़ा. तो मैं बता रहा हूँ कि देयर इज द सोसाइटी विच इज स्टीरियोटाइप. कैसी है बताइए. लोग अभी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए इंडिया में भी, जो कि ऐसा कोई कानून नहीं, लेकिन फिर भी स्त्रियों का एक्सप्लॉइटेशन तो होता ही है. चलिए, तो इसलिए ना हो सर, लड़कियां लड़कियों के साथ भी बाहर नहीं जा सकती. कोई नहीं, उनके साथ कोई आदमी होना चाहिए. नाउ मैन थिंक that it is for women to attend household. देखिए, if men are paid for household jobs, then they are ready to do it. Men are doing tailoring and chef duty if they are paid, but if it is unpaid, they are not ready to do it. The same work is done by female, but they are unpaid. The same Salman Khan takes 150 crore rupees for one movie. However, Katrina Kaif is only paid 75 crore rupees for a movie. जो भी हो तो उसका फिर वो 500 करोड़ है. मतलब ये बता रहा हूँ कि जैसे इट इज द गर्ल्स आर, जितनी भी गर्ल्स हैं उनका हाफ है सैलरी. और जो यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जो मेल एक्टर है उसका कैरियर 30 साल है, तो जो फीमेल है उसका 5 साल ही कैरियर. ठीक है, यहीं पर रत्नाडा में चले जाओ तो यहाँ पर 700 रुपये का मेल लेबर है, 500 रुपये की फीमेल लेबर है. तो आप देखिए इनकी सैलरी में भी डिस्क्रिमिनेशन. इन एनी ऑफिस फीमेल इज डूइंग 1 hour मोर जॉब देन द मैन. एवरेज निकाला गया है यहाँ पर जितना भी है इंडिया का एवरेज. हाउएवर दे आर स्टिल पेड लेस इन कंपेरिजन टू. समझ में आ गई बात कि नहीं. इन द हायर पोस्ट males are still dominating only 5% of the females in India. यानी हम वो नहीं पहुंच पाए हैं. 72% of the males are educated, literacy rate.
However, 58% of the females are educated. तो हम इससे भी देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट में भी फर्क है. These are the discriminations. तो हम इसको क्या कहेंगे? It is the gender discrimination. जेंडर बेस्ड जो सोसाइटी हो गई ना हमारी. अब जेंडर के बेसिस पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेशन अलग अलग हो जाएं कि ठीक है औरतें इस नेशन में रहेंगी तो आदमी इस नेशन, तब तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी. लेकिन और दूसरी बेसिस पर हमने देखा है, रिलीजन के बेसिस पर भारत का बंटवारा हुआ है. कास्ट के बेसिस पर भी बहुत कुछ हो सकता है, मारकाट भी होती है कि नहीं होती. जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट दैट इज नॉट ए हेल्दी सोसाइटी. अगर आप देखेंगे तो कुरान में पैगंबर मोहम्मद ने ये भली प्रकार से कहा है कि औरतों को कहाँ कहाँ और कितना कितना मारना चाहिए और किस किस चीज़ से मारना चाहिए. वहाँ प्रकार से ऐसी ऐसी धार्मिक किताबें. तो औरतें क्यों न तताड़ना सहें जब एक रिलीजियस स्कॉलर ऐसा लिख के जाएगा. सो नाउ अवर सोसाइटी इज आल्सो, जबकि हम लोगों ने कहा यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, हमारी वैदिक संस्कृति में ऐसा ऊंचे आदर्श हैं, लेकिन वो कितने ऊंचे रह गए ये अब इस पर एक हमें वी शुड हैव ए इंट्रोस्पेक्ट ओवर इट ना, इस पर एक निरीक्षण की जरूरत है कि नहीं. हम उसे कितना मान पाते हैं नहीं. नाउ इफ देखो, इफ men are paid for household job like chef या tailoring, they are ready to do it. Okay. If women are to go outside for work, then they have to do this additional duty other than the household work. क्योंकि उनकी वो भी जिम्मेदारी हो जाती है, तो उन पर डबल लोड आ गया कि नहीं. इफ इसके अलावा अब देखिए, in most of the societies women's role in politics is minimal. So in Indian society also, हमारे इंडियन सोसाइटी में जो पिछली लोकसभा है उसमें हमारे 14.15% औरतों का वो है प्रतिनिधित्व, जबकि वर्ल्ड वाइड एवरेज कितना है 26%. और अगर तुम स्वीडन की बात कर लो तो वहाँ 70% फीमेल है. अब तीनों की तुलना कर लो, जो मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है दैट इज 70%, 26%, ये वर्ल्ड का एवरेज है, ये इंडिया. तो इंडिया हो गया, ये किसका एवरेज है बोलो वर्ल्ड में लेजिस्लेचर में प्रतिनिधित्व, और ये स्वीडन और फिनलैंड. बोलो बात समझ आ गई कि नहीं. तो इस तरीके का रोल है. जॉब लाइफ जो एक्चुअली लिखा है दैट इज शेफ. शेफ की क्या स्पेलिंग होती है CHEF, शेफ. और टेलरिंग, तो इन सब के काम में अगर पैसे दिए जाए तो ये करने को तैयार है. नाउ इन इंडिया, in Indian politics the female representation, Indian politics या outside के जो jobs हैं उनमें भी, in Indian legislature women role is minimal. अब अगली लोकसभा में आ जाएगा, 23 में बना था, तो अगली लोकसभा जब बनेगी तो 33% फीमेल देखेंगे. वुमेन्स रोल is minimal. Okay, now our society is male dominant patriarchal society. पैट्रियार्की तो समझती हो, जहाँ पिता का शासन हो, और मैट्रियार्की जहाँ माँ का शासन हो. तो हमारे यहाँ की सोसाइटी कैसी है पैट्रियार्की. यहाँ तक कि तुमको भी फॉर्म भरना पड़ता होगा तो रजिस्ट्रेशन में कहीं पर भी तो पिता का नाम चलता है आधार कार्ड में, माँ का नहीं चल रहा है. इससे क्या पता चलता है कि अवर सोसाइटीज इज मेल डोमिनेंट पैट्रियार्कल. तो
हमारी सोसाइटी कैसी है? पैट्रियार्कल। पैट्री का मतलब फादर होता है, ठीक है, ली पैट्री और ली सिटोयन। तुम लोगों ने फ्रांस में पढ़ा था ली पैट्री की जो लैंड है वो फादर लैंड है और हम आगे सिटीजन है। ली मैट्री करके नहीं किया था हमने। पैट्रियार्कल सोसाइटी। However, the females are having more divine virtues. अगर मेल और फीमेल में देखो तो सोसाइटी को कौन बनाता है? फीमेल। ये बात तुम्हें पता है? बच्चों को किससे आचरण मिलते हैं? फीमेल से। जरा तुम कल्पना करो कि तुमको कुछ इंस्टेंट बता रहे हैं कि जैसे कि किसी औरत को चाय देने में 2 मिनट की देर हो जाती है, ये मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, तो वो उसको कह देगा तलाक तलाक तलाक, 2 मिनट देर से चाय ले जाओ निकलो, वहीं से किक आउट। ये होता है। ये वो कहे कि नहीं हम बच्चे को संभाल लेते, वो उसने वो शू कर दी थी, वो महत्वपूर्ण है कि मैं इतना देर कर दिया, या वल्ला तलाक, उसको घर से बाहर वैसे ही फेंके जाओ, वो कहाँ जा पाए क्या करे, ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति जिसके सर पर तलवार लटक रही हो, किसकी बताइए? तलाक की, डाइवोर्स की। तो वो बच्चों को संस्कार दे पाएगी क्या? जिस घर में अगर माँ की ही स्थिति ऐसी हो या माँ को मारा पीटा जाता हो, तो वहाँ के बच्चे उस माँ के बारे में क्या सोचेंगे? क्या वो उससे संस्कार लेना पसंद करेंगे? अगर उसकी पिटिएबल कंडीशन होगी तो पहले घर में माँ का ही सम्मान हो, उसको सुप्रीम माना जाए, तब बच्चे उसे संस्कार लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? एंड द डिवाइन वर्च्यूज, जैसे मैंने बताया, द बियरेंस पावर, तो दैट इज 250 पिंट स्त्री की होती है, जबकि 142 पिंट में अगर इससे ऊपर मेल को किसी तरीके का पेन हो तो वो वहीं मर जाए, और लेबर पेन 250 पिंट होता है। यानी लेबर पेन 250 पिंट है, वहाँ तक औरत सह लेती है और जिंदा रह जाती है, और 142 पिंट तक का अगर मेल को पेन हो जाए उसकी वहाँ डेथ हो जाए। बात समझ आ गई? सो बियरेंस पावर किस में है? दैट इज फीमेल में। अदर डिवाइन वर्चूज आर देयर, जिसको आप सभी लोग, हम लोग इंडियन सोसाइटी वाले से जानते हैं। बट संसार में तो पावर की पूजा होती है, तो पावर मैस्कुलिन कहा जाता है, और मैस्कुलिन वर्ड मसल से बना। चलिए, नाउ तो ऐसे में हम देखेंगे कि क्या क्या डिवीजन है। देखिए, थ्रू फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एंड मोबिलाइजेशन, द डिस्क्रिमिनेशन एट हाउस होल्ड बेसिस, जो भी उनका फैमिली में था, इट केम टू सोशल, इट हैज एक्सपोज्ड टू सोशल। तो इन्होंने जो मूवमेंट किया एंड मोबिलाइज, सो फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड मोबिलाइजेशन, इसकी वजह से क्या हुआ? ओके, हेल्प्ड टू इम्प्रूव women's role in family and public life। तो पब्लिक ने क्या किया होगा बताओ? फीमेल लोगों ने, जैसे हम लोग कई लोगों का नाम भी जानते हैं कि एक फ्रांस की भी कौन सी थी, रिफॉर्मर, ठीक है, ओलंपी डी गॉर्जियस, उसने कई किताबें लिखी, ऐसे अलग अलग जगहों के बारे में हम जानते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया बताइए? कि हमें घर में भी सम्मान चाहिए और सोशली वी शुड वांट गेट इन्वॉल्व। हम ब्रेड की लाइनों में कतार लगाने तक ही सीमित ना रहें कि 4.5 घंटे वहाँ कतार लगाई, फिर उसके आगे आके पानी भरा। जैसे फीमेल का रोल क्या होता है गांव में? पानी भरने तक होता है, ठीक है, यही सब तो होता है, केयर करने तक, जानवरों के घर की केयरिंग के लिए। सो इसकी वजह से जो मोबिलाइजेशन हुआ है, द वुमेन्स रोल इन सोसाइटी एंड पब्लिक लाइफ is improved. They have not stopped only up to this, they also asked their political reservation। यहीं तक तो नहीं रुकी कि हमें सिर्फ अच्छी चीज चाहिए, ये हम लोगों ने फ्रांस के रिवॉल्यूशन से समझ लिया। They also
protested, ठीक है, to get their representation in legislature, in legislature। अब देखिए इन स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेविया पहले बड़ा राज्य था, उसी से टूट के बने। इन स्कैंडिनेवियन जो भी रीजन, कौन कौन से बोलिए? नॉर्वे, ये हैप्पीनेस इंडेक्स में यही 3 टॉप पे हैं बहुत सालों से, 10 सालों से। नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ 8 घंटे होता है, 8 5 जो 40 आवर्स है, तो 40 आवर्स पर वीक हम लोग काम करते हैं ना। अगर सैटरडे संडे हटा भी दो तो 8 5 जो 40 आवर्स है ना, तो वहाँ पर किसी किसी जगह पे तो 12 आवर्स टू 15 आवर्स ही वर्क है बस। अगर तुम एक ही दिन काम कर लो, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, हो गए 12 घंटे, कहेंगे जाओ 6 दिन आराम करो, इतना ही। ये 2 दिन काम कर लो 6-6 घंटे। इसके अलावा कोई टैक्स नहीं देना है आपको, कुछ भी नहीं देना है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप मेडिसिन का पैसा मत जोड़िए, आप फोन करिए, सरकार आपकी केयर करेगी। इतना पैसा है सरकारों के पास। सैलरी कितने देते हैं? सैलरी तो सफिशिएंट है, दैट इज, किसी चीज का संचय नहीं करना है, वहाँ के लोगों को लालच भी नहीं। एवरीथिंग इज टेकन केयर बाई। जैसे यहाँ पर आप देखो कि 20,000 में चलाएंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में 2 लाख रखा रहेगा अनसर्टेनिटी के लिए। वहाँ कोई बचाता ही नहीं है, क्योंकि हर चीज की केयर कौन कर रहा है बताओ? सरकार। सैलरी लो और बस उड़ा डालो, इधर उधर जाके उड़ाओ, फिर अगले हफ्ते आप फिर सैलरी लो, तुम्हें मेडिकल की चिंता नहीं, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। उनकी सोसाइटी में कोई डावरी नहीं है, कोई इस तरीके की प्रैक्टिसेस नहीं है, क्योंकि वो पैसा कोई लेगा तो भी क्या करेगा? बात समझ आएगी नहीं? जितना मजा करने, दे आर कंटेंडेड। वहाँ के लोग कैसे हैं? ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं है। स्कैंडिनेविया का, स्वीडन में ही देख लो, गाय भैंस चराई जाती है, सब कैटल को पालने वाले शेफर्ड टाइप हैं, तो उनको मजा करने का तरीका आता है। और फिर उसी से स्वीडन की जो भी है मीट इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री, इन्हीं सब से चलता है। बोलो बात समझ आ गई? तो वो लोग ना करते हैं, सब सरकार करती है। इवन यश लोक हॉस्पिटल में मैं अपने भाई का इलाज कराने गया था, तो मैं जो 2nd क्लास है, मेरे भाई की किडनी खराब हो गई थी, तो वहाँ पर उसका रिप्लेसमेंट हो रहा था। तो हम लोगों को, जो हमारी गवर्नमेंट है BARC की, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, तो उसने 4 बेड वाला रूम दिया। और वहीं से दुबई का कोई आया था, एक लेडी इलाज का, उसे सिंगल रूम का बहुत अच्छा किया। तो उससे पूछा कि भाई तुम कितना पैसा लगा के यहाँ? बोले हम कुछ नहीं देता, हमारा सरकार देता, आने जाने का देता, और बाहर एक वहाँ बैठा दरबान, उसका भी पैसा देता। एक साथ में भी आता, हम साथ आता साथ जाता, नो पैसा लगाता। वल्लाह हबीबी, ये बोल दिया। आप समझे? सरकार पूरा देती आने जाने का, तुमको बस सरकार को फोन करना है हमारी तबीयत खराब है, तो ऐसे में तुम्हें क्या जोड़ना? चलिए, इस इन स्कैंडिनेवियन रीजन देयर इज स्वीडन और द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इस वहां पर कैसे वेरी है। तो दे गो हैंड इन हैंड विद मैन इन एवरी फील्ड। कोई भी जो भी फील्ड होगी उसमें साथ काम करेंगे। इवन हमारी एक जो इनकी सिस्टर है वो कैलिफोर्निया में, मतलब मौसी की लड़की हैं, तो वहाँ पर जैसे ही उनका बच्चा हुआ तो उनके लिए क्या होता है कि प्रेम्बुलेटर लगाना पड़ता है कार में, उसके उसी में रखना होता है सब चीज़ें। और घर में इंश्योर करने आए कि 6 महीने तक तुम्हें घर की रोटी नहीं बनानी, तुम्हारा हस्बैंड रोटी बनाएगा। 6 महीने तक तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। और 3 महीने में उसके यहाँ आते थे हस्बैंड से, इसकी नेपी बदल के दिखाओ, अच्छा ये करो, उससे करवाते थे।
और अगर मान लो वो सही नहीं बदल पाएगा, वो बच्चे को उठा के ले जाएंगे, कहेंगे हम ये नर्सिंग में रखेंगे। क्यों? हाँ, ये मूवी में भी देखा है ही हकीकत। हम तो बात होती है व्हाट्सएप पे, क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि जो बच्चा तुम्हारे पल रहा है, कल को ये जो बाइडन भी बन सकता है, अमेरिका का राष्ट्रपति। ऐसी स्थिति में अगर तुमने इसकी ठीक से केयर नहीं की तो इट इज़ ए काइंड ऑफ राजद्रोह फॉर अमेरिका। अगर तुम्हारे यहाँ 3 बच्चे हैं तो जो वहाँ के गवर्नमेंट है उन्हें 3 रूम दिए जाएंगे, हर रूम में पूरा सारा यूटेंसिल्स, टीवी, फ्रिज, हर बच्चे को वैसे पाला जाएगा जैसे वो अभी से अमेरिका का राष्ट्रपति। 3-4 हो जाए तो 4 रूम वाला कमरा दिया जाएगा। कहेंगे अभाव में नहीं जीना चाहिए वहाँ के। तो वो तो खैर अलग बात हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं ना, तो वहाँ खर्चा नहीं होता कुछ भी। खर्च होने तो खर्च का तो उनको क्या, नंबर 1 है उनकी इकोनॉमी, हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। हम लोग 7 समझो, हम लोग अभी क्या है कि 6 ट्रिलियन तक ही पहुँचे, वो 19 ट्रिलियन पर है, और 17 ट्रिलियन पे चाइना, और हम 6 ट्रिलियन पे। और हमारे से हमारी 140 करोड़ पॉपुलेशन, उनकी 1.5 करोड़, कहाँ ले जाएंगे वो इस पैसे? जो लोग, आप ये देखिए, स्पेस में सैटेलाइट तुम्हारे घूम रहे हैं ना, उसका भी किराया अमेरिका ले रहा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वहां का भी वो बन गया हमारे। आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। अब देखिए नाउ असली क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज हाउ द फीमेल्स आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडियन सोसाइटी। किन किन स्तरों पर? सो फीमेल्स आर getting discriminated in Indian society on basis of education। बोलो एजुकेशन कितना है? That is literacy rate। अब हमारे पास लिटरेसी रेट इसमें 65.46% है। तुम्हारी बुक का जो अपडेट हो गया कितना? 54 और 76। 54 और 76। In female is 54% ना, while in male it is 76%। चलिए, कल आपके 9 से 11 क्लास होगी जिसमें साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं रिवीजन कराऊंगा चारों चैप्टर, क्योंकि 20 सेकंड से मैं नहीं रहूँगा ना, तो अच्छी तरीके से पहले से तैयारी करा देता हूँ। एसिड बेसेस और ये सब मेटल एंड नॉन मेटल के बहुत क्वेश्चन हैं। मैं एसिड बेस नहीं आ रहा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आ रहा है, और ठीक है, चारों पे बना देंगे। चलो अगला देखिए, द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन, द रेशो ऑफ वुमेन in highly paid job is very less। in highly paid, अगर तुम यहाँ देखोगे कि कितनी कंपनियों के सीईओ वुमेन है तो बहुत कम मिलेंगी। highly paid job is very less। और अभी आपको बताया the representation of female in legislature या लोकसभा is 14.14%। so the इसको तुम जब मैं ये कह रहा हूँ तो तुम डेटा देख लेना 5% के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 5% हाईली पेड में चाहे सीईओ ये सब है ना, 5% की आएगी। और ये क्लर्क पे मिल जाएंगी बैंक में, लेकिन लेस देन 5% ना, आज लिखा है तो लेस देन 5% को कैसे लिखते हो, ऐसे लिखना, ठीक है। चलो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल इन लोकसभा, ये भी एक लेजिस्लेचर है, इस 14%। किस वाले में? 2023 की लोकसभा, पिछले साल ही तो बनी है। ओके, इन मैनी पार्ट्स, ठीक है, ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रिफर सन।
पेरेंट्स प्रिफर सन। ठीक है, these are women are facing various kinds of harassment, exploitation and violence, and in urban areas they are facing more domestic violence. तो शहरों में ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है, तो फीमेल्स आर फेसिंग हरासमेंट। ठीक है, कि आपको याद हो कि पिछली बार कब आपके फादर ने, आपके पापा ने मम्मी को चाय पिलाई थी, तो यानी फीमेल तो पूछें मेल के आने पे चाय के लिए, लेकिन अगर फीमेल को कुछ हो जाए तो मेल नहीं पूछते हैं। ये हमारी सोसाइटी ऐसी बनी हुई है ना। तो दैट इज हरासमेंट, उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, वही चीज़ बाहर हो तो वो चीज़ पेट में मिलेगी, लेकिन उनके काम को रिकॉग्नाइज किया। हरासमेंट दैट इज एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा ही काम लिया जा रहा है। एंड वायलेंस, हरासमेंट का मतलब है किसी तरीके से उनको बुरा भला कहना, ये हरासमेंट हो गया। एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज़्यादा काम लेना किसी को, ठीक है, तो और वायलेंस करना। नाउ अब अगला क्वेश्चन आता है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारे भारत में राजनीतिक स्तर में हमने हमारे यहाँ की महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया है? क्या हम उनको सही प्रतिनिधित्व दे पाए हैं? So वुमेन्स पॉलिटिकल, उत्कर्ष फेमिनिस्ट से तुम क्या समझते हो? सर, जो मेल और फीमेल के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक ठीक बताओ। इक्वल अपॉर्चुनिटी, Feminists are those social reformers who are advocating for equal rights for men and women, जो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो जो पुरुष भी ऐसा चाहते हैं कि नहीं फीमेल को भी मिलना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं? फेमिनिस्ट आर, महिलावादी या नारीवादी कह सकते हैं। फेमिनिस्ट आर दो सोशल रिफॉर्मर्स which are advocating or fighting for equal opportunities for male and female. They want to end sexual division of labor. वो ये नहीं चाहते हैं कि लिंग के आधार पर कार्य का बंटवारा। यदि महिला बाहर काम कर रही है तो पुरुष को घर की चौका बर्तन करना होगा। They want to end social division of तो ये तो फेमिनिस्ट की बात आ गई। ये तो मैंने आपको बता दी डेफिनेशन। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आए। दैट इज they think, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखो क्या है। अनलेस फीमेल डू नॉट गेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल representation, the male domination will prevail। इसका क्या अर्थ है भैया? जब तक और हाँ बोलो ना वो रहेगा रहेगा
जैसे आप ये कहते हो कि ट्रुथ विल प्रिवेल, सत्य की जीत होकर रहेगी। प्रिवेल का मतलब अल्टीमेटली ट्रुथ प्रिवेल्स, सत्य जीतता है। तो ये जो मेल डोमिनेशन कब तक नहीं खत्म होगा? आप क्या समझती हैं कि अगर मान लीजिए किसी यूपी की कैबिनेट ले लीजिए, अगर वहाँ महिला मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या ये समस्या सॉल्व हो सकती है कि नहीं? सर नहीं क्यों, यही पूछा जा रहा है, क्यों? सर, क्योंकि जो ग्रुप होता है सोशल में फिर दिव्या क्यों नहीं समस्या सॉल्व? महिला मुख्यमंत्री हो जाए, सर तो उनके ज़्यादातर कैबिनेट मेंबर मेल है। यही चीज, ये सही बात है, यही बात है। क्योंकि अगर सारे कैबिनेट में सब मेल होंगे तो एक महिला इंदिरा गांधी ने क्या कर लिया, ममता बनर्जी भी नहीं कर पाएंगी। सही बात है कि नहीं? तो इस तरीके से जब तक उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज अब इट इज लेस देन, लिखा हुआ है इन लोकसभा, बुक में देखो फीमेल रिप्रेजेंटेशन का 10% है, ऐसा लिखा है क्या? फीमेल रिप्रेजेंटेशन इस 10%। अब मैं उसको ठीक कर दूंगा क्योंकि वहाँ मैंने 14 लिखा, कहीं से पढ़ा था कि 23 की लोकसभा में ऐसा है। अब आप देख लो बुक में जो लिखा हो, 23 से पहले की बुक है, 14.36 वही है ना? हाँ तो वही है। तो इट इज 14.36%, 14.36%। व्हाइल इन स्टेट असेंबली इट इज लेस देन 5%। स्टेट का तो और बुरा हाल। व्हाइल इन स्टेट assemblies it is less than 5%। तो इसलिए we are far less than the average representation of Latin America and Africa। जो हमसे भी पिछड़े हैं, हम उनसे भी पिछड़े हैं। वो हमसे इकोनॉमिकली पिछड़े हैं और हम उनसे फीमेल रिप्रेजेंटेशन के मामले में पिछड़े हैं। सो वी आर, तो हमारा दिस परसेंटेज इज फार लेस देन द, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करो जो अभी उस स्तर पर भी नहीं पहुंचा, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, डेवलप्ड, ठीक है? अविकसित, विकासशील, विकसित, हम अविकसित की बात कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर लेस देन द परसेंटेज ऑफ लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ तो साउथ अमेरिका की कर रहा हूँ, है ना? एंड अफ्रीका, अफ्रीका के तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गरीब हैं, तब भी वहाँ पर औरतों का मोजाम्बिक ले लो तो उनका लेजिस्लेचर देखो तो सब काली काली लेडीज खड़ी रहती हैं, तो वो लग जाएगी हाँ फीमेल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, नहीं? ठीक है। सो विच आर अंडर डेवलप्ड, वो कैसे हैं? विच आर तो हमें इस मामले में कुछ करना चाहिए। हमारे नेताओं ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। ये बिल बहुत समय से पेंडिंग था, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट बिल। पहले नाम इसका वुमेन एम्पावरमेंट बिल था, हर बार आता था, लेकिन कोई बताओ मेल इसके लिए वोट करेगा? अगर वोट कर देगा कहो उसी की कंस्टिट्यूएंसी में अगली बार फीमेल आ जाए ना। रूलिंग पार्टी भी नहीं वोट करती थी और दूसरे तो नहीं करते थे। और इस बार भी बहुत लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, मोदी के खुद के नेताओं ने, क्योंकि वो कह रहे हैं ये क्या नियम ले आया, अगली बार से हमारा ही कैरियर न चले। मोदी ने कहा वोट सबको करना है, सब पे मेरी नज़र है, नहीं तो सबको हटा दूंगा, दूसरे लेके आऊँगा। जब ज़्यादा धमकी दी तब फिर मजबूरी में वोट की। कोई नहीं करना चाहता, आया है मुश्किल से, लेकिन हो गया पास तो अच्छी बात। हमारे यहाँ जो पंचायत है उसमें 10 लाख महिला सरपंच हैं, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। तो 10 साल पहले हम लोगों ने उनका सशक्तिकरण तो कर दिया था। जब नया नया बनेगा पंचायती राज तब तो कर ही दो।
उसमें किसी को नियम नहीं, गलती नहीं होगी ना। वहाँ तो किसी का कैरियर नहीं है, लेकिन जहाँ पहले से किसी का राज चल रहा है वहाँ हटा पाओगे? तो पंचायती राज जब पहले पहले आया था तो वहीं 33% कर दिया था, तब से चल रहा है। लेकिन इनमें नहीं किया जा सका ना, शुरू से था नहीं रिजर्वेशन। So that is 26%, हमने नहीं लिखा क्या? उनमें 26%, और लेस देन it is 26% there। बात समझ आ गई? वैसे जो वर्ल्ड वाइड रेट है उसी पे हम लेके चल रहे हैं, उनसे हमारा काम है। बाकी नेट पे देख के आप देख सकते हैं, बुक में लिखा हो तो आप और अच्छा समझ सकते हैं। नाउ इन पंचायती राज there is 1/3 seats, 1/3 seats रिजर्व है फॉर। क्या तुम इस बात से अमन अवेयर हो कि सरपंच तो महिला होगी लेकिन राज उसके पति का ही गांव में चलता है? हो सकता है कोई उसकी पत्नी को जानता तक ना हो, जो भी होगा वो यहाँ तक कि साइन खुद रखेगा, सरपंच का सब मोहर रख लेगा। समझ आई बात कि नहीं? तो लेकिन फिर भी कुछ रिप्रेजेंटेशन मिला। इट इज इन पंचायती राज, टोटल 10 लाख फीमेल्स आर पावर शेयरिंग। वो क्या कर रही हैं? दैट इज शेयरिंग पावर इन लोकल बॉडीज। तो ये अच्छे संकेत हैं। यहाँ तक कि जो 10 लाख घर दिए प्रधानमंत्री ने वो महिलाओं के नाम पे ही दिए, पुरुषों के नाम पे एक भी नहीं दिया। स्त्रियों को अगर मान लीजिए मुझे मकान खरीदना है तो मैंने जब 1 करोड़ का घर लिया था अभी, तो अगर 10 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता अगर मैं अपने नाम पे लेता, और वाइफ के नाम पे लेने पे 4 ही लाख रुपए की रजिस्ट्री फीस। आप समझो कि कितना फर्क है। तो कोई अपने नाम पे क्यों लेगा सरकार के लिए? मतलब सरकार क्या कर रही बताओ कि अपने ना, अगर मेल कोई लेगा तो रजिस्ट्री फीस ज़्यादा 10% और फीमेल ले तो 4%। आप देख रहे हैं ना? तो कहीं कहीं फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखो, सो इन पंचायती राज एंड देखो म्यूनिसिपैलिटीज, जो यहाँ पर वार्ड मेंबर बनते हैं ना, उसमें आप चले जाओ सोस्ती गेट में 70 सीटें रखी हैं, उसमें 33% में 26 सीटों पे औरतें बैठती हैं। म्यूनिसिपैलिटीज उसी के अंदर में तो जेडीए आ रहा है, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ना। जेडीए तो देखा होगा, यहाँ से जाओ तो एक बहुत बड़ा फुवारा वाला लगा रहता है। सबसे शानदार बिल्डिंग जो किसी भी शहर की होगी, जोधपुर में हो तो जेडीए जोधपुर डेवलपमेंट ऑफिसर, कानपुर में हो तो केडीए, जहाँ चले जाओ, इंदौर हो तो आईडीए, गोलवासों में आ गई, लखनऊ हो तो एलडीए, और सबसे अच्छी जगह वही होगी जहाँ डेवलपमेंट, जितना पैसा मिलता है वो अपने ही आसपास विकसित करता है। सर जोधपुर जयपुर दोनों में जेडीए लिखा रहेगा। जेडीए जयपुर का हम देख लें, यहाँ जेडीए चलता है, वहाँ ऐसे चलता है, वहाँ भी जेडीए ही चलेगा। लोकल नाम बहुत जगह जेडीए ही चलता है, कोई देखता नहीं है। और वहाँ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी या जेडीए बोलेंगे, सब जगह यही है। लेकिन सबसे अच्छी जगह वही होगी, क्योंकि उसको जो मिलेगा ना शहर के विकास के लिए, वो अपनी ही बिल्डिंग का विकास करेगा, फिर फाउंटेन लगाएगा, फिर बगीचे लगवाएगा, वहीं खूब करता रहेगा। यहाँ भी जो सबसे सुंदर जगह है वही जेडीए है। अब देखो नाउ, सो इन पार्लियामेंट, अब देखो भाई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप लोगों के सामने ही आया है। शक्ति वंदन अधिनियम लास्ट ईयर ये दिसंबर में पास हुआ है अधिनियम 2023।
दैट इज, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, बिल। तो अभी ये एक बिल आ गया है, ये पास भी हो गया है, नारी सशक्तिकरण बिल, विधेयक। हिंदी में क्या है? नारी, या यही नाम दिया, यही चलाओ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम या नारी सशक्तिकरण बिल इस पास्ट। इससे क्या हुआ है बोलो? बाय दिस इन लोअर हाउस, कोई भी हाउस होगा, आप ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों आ जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा में भी जो अगली बार दिया जाएगा ना, 33% फीमेल होंगे, हर 2 साल बदलते रहते हैं ना। दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट असेंबलीज या स्टेट लेजिस्लेचर। 33% ऑफ द सीट्स, जैसा कि पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज में था, क्या वही अब स्टेट असेंबली और सेंट्रल असेंबली में भी हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट 33% ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर फीमेल रोटेशनल बेसिस पर। मान लो ऐसा ना हो कि जोधपुर का तुम कहो कि एमपी तो अब यहाँ महिला ही बनेगा, हमारा तो जोधपुर में जन्म ही लेना बेकार है, इससे अच्छा जयपुर ही में ले लिया, ऐसा नहीं है। रोटेशनल बेसिस, इस बार महिला है, 33% यहाँ की, फिर 33% वहाँ की, फिर 33% रोटेशन। सबको कैरियर का अधिकार है ना, ये नहीं कि जोधपुर की सीट हम महिला को ही मिलेगी, ऐसा नहीं, रोटेट करता है। ओके, नाउ ये तो हम लोगों ने जेंडर के बारे में देख लिया। आप बात करो रिलीजन की। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सोसाइटी हेल्दी तभी हो सकती है, आपने देखा कि स्वीडन और फिनलैंड में जब उन्होंने औरतों को बराबर ताकत दे दी, वो बाउंस हो गए, देश हैप्पीएस्ट बन गए। नदी होती तो औरतें अंदर ही, घर के अंदर, क्या वो हैप्पी रहती? जब औरतें ही नहीं हैप्पी रहेंगी किसी सोसाइटी की, तो सोसाइटी क्या है? चलो, नाउ रिलीजियस डाइवर्सिटी is not universal, but it is widespread. अरविंद, इसका मतलब बताओ। जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है ना, मतलब यूनिवर्स में मुझे स्प्रेड नहीं हो रही थी, अब मतलब मिस यूनिवर्स बन जाती। क्या चीज कहना चाहते हो? जो धर्म के आधार पर, तो बताओ, अमन बताओ। वर्ल्ड में तो नहीं है, पर अच्छी खासी फैली हुई। रिलीजियस डाइवर्सिटी आप ये देखो कि ओमान ले लो, कतर ले लो, यमन ले लो, सब जगह मुस्लिम है तो मुस्लिम ही मुस्लिम रह रहा है। एक तरीके का मोनोटोनस है रिलीजन, बात समझ आई कि नहीं? लेकिन इंडिया में ये प्रिवेल कर रही है। इंडिया में तो हर धर्म के लोग रह रहे हैं, ये सब जगह नहीं है। दुनिया में जाओगे तो लग रहा है कि जैसे कतर और ओमान चले गए, सऊदी अरेबिया, लगता है यहाँ मुस्लिम ही धर्म है, डाइवर्सिटी मिलेगी नहीं। लेकिन यहाँ आने पे थोड़ी देर यहाँ देखे, फिर आगे चर्च देखे, फिर वहाँ गैदरिंग, फिर आगे गैदरिंग, तो ये फिर भी वाइड स्प्रेड काफ़ी देशों में मिलेगी, यूनिवर्सल तो नहीं है। लोगों ने ईरान में सब थे, पर्शियन थे, सबको मार मार के, काट काट के सब ईरानियंस मुस्लिम भर गए, मार डालते हैं। लोग क्या करते हैं, अगर दूसरे का होता है, जो मेजॉरिटेरियन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो माइनॉरिटी रिलीजन है उसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। क्रिश्चियंस में भी यही था, क्रिश्चियन और इस्लाम में जब क्रूसेड्स चले, मैंने क्रूसेड्स की बात की ना, वो मार ही डालते हैं और अल्टीमेटली अपना ही डोमिनेशन बना देते हैं। तो इसलिए अब ये यूनिवर्सल नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी कई देशों में जहाँ पर ठीक ठाक फेयरली एक डेमोक्रेसी है, वहाँ चल रही है ना। इवन चाइना में भी है डाइवर्सिटी, रशिया में भी है ठीक ठाक, और इंडिया में, ठीक है।
तो जापान में जापान में एक भी मुस्लिम नहीं है और वहाँ पर उनकी रिलीजन मॉन्क है, बुद्धिस्ट, टोटल बुद्धिस्ट, सिर्फ एक ही तरीके से, कुछ नहीं है। जो अभी पिछले महीने चाइना ने जो आखिरी मस्जिद थी उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। चाइना में भी अब एक भी मौत। और जितने भी उइगर मुस्लिम हैं उनका पीछे हाथ बांध के घुटने के बाद चढ़वाते हैं मुझे। उइगर मुस्लिम्स जो मुस्लिम है वहाँ उनसे कहते हैं बाइबल पढ़ो या ये बुद्धिज्म पढ़ो, ये सब नहीं पढ़ना। समझ में आ गई बात की नहीं? क्योंकि इन बुक्स में लिखा है कि जो दूसरे धर्म का है, समझो इस बात को, जो दूसरे धर्म का है वो काफिर है, उनका सबसे अच्छा आदमी हमारे सबसे बुरे आदमी से भी गया गुजरा। यानी अगर हम कहें दूसरे धर्म के जो महात्मा गांधी हैं वो मुस्लिम के सबसे बुरे आदमी से भी नीचे, और वो शौच घर से भी ज्यादा अपवित्र है। ये पैगंबर मोहम्मद लिखते हैं। उसको छूना का मतलब है दोजख जाओगे, जन्नत नहीं जा सकते। दोजख और जन्नत है लैंड है लैंड, समझ नहीं बात? तो इसलिए चाइना ने बोला ये सब फालतू की मत पढ़ो, बैन करो, अच्छी किताबें पढ़ो। ये सब क्या पढ़ रहे? नहीं पढ़ोगे तो फिर मारोगे, तुम पढ़ोगे नहीं तो मारोगे कैसे? भूखी बैन करो। समझ आए? पढ़ने वाले पढ़ते हैं, वो दैट इज रेडिकल पर्सन। एक्सट्रीमिस्ट है जो पढ़ते हैं, देवबंद में पढ़ते हैं, बरेलवी में पढ़ते हैं, चले जाओ अजमेर तो वहाँ सब पढ़ते हैं। अब आगे देखो, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया? अगला देखिए कि इन मैनी कंट्रीज इंडिया लाइक इंडिया है ओनली डिफरेंट रिलीजन्स। In India, there are people with different religion and this creates a social difference among them. ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है? समझो इस बात को, हमारे अलग अलग रिलीजन है एंड वन रिलीजन फॉर्म्स इट्स ओन कम्युनिटी, हाउएवर अदर रिलीजन फॉर्म्स इट्स ओन। जैसे गटवाइजेशन तुमने पढ़ा था ना, बस्ती बना लेते हैं। उन लोगों को भेज दिया गया था कि जाओ तुम लोग पोलैंड में जाओ, यहूदियों को, ज्यूस को भेजा था कि नहीं हिटलर ने? तो यहाँ पर भी तुम देखो, यहाँ से आगे चलोगे एक गली है ये जिसमें नमाज पढ़ी जाती है, इसमें सब मुस्लिम रहते हैं, और सरदारपुरा में चले जाओ तो सब सरदार रहते हैं। तो इंडिया में भी देखा जाता है कि डिफरेंट वन कम्युनिटी पीपल या वन रिलीजन पीपल प्रीफर टू मेक देयर ओन कम्युनिटी ऑफ सेम रिलीजन। क्या तुम्हारी एक ऐसी कोई कम्युनिटी है जिसमें सब रहते हैं? ऐसा तो नहीं रह रहा है। तो क्योंकि हमारे कल्चर और हमारे फेस्टिवल उसके आधार पर हम कम्युनिटी बनाते हैं। सो इसलिए इंडिया में सोशल डिवीजन वाइडर होते ही चले जा रहे हैं, और ये डिवीजन वाइडर होते होते इट हैज़ रिजल्टेड इन डिवीजन ऑफ इंडिया। जब हम जब आज़ाद हुए तो हमारा पार्टीशन रिलीजन के ही तो बेसिस पर हुआ, और आफ्टर डिवीजन आफ्टर पार्टीशन वी हैव लॉस्ट 10 लाख लाइव्स, 10 लाख लोग मारे। नोआ खाली का दंगा उसमें बहुत प्रमुख, दैट इज कैलकाटा। अब ये देखो, तो पहली बात, हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजन के अलग अलग डिफरेंसेस क्या है? तुम ये बात जानते हो कि जो सरकारी नौकरी हैं, सुनो इस बात को, हमारे यहाँ मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन 12% है पॉपुलेशन में। कितना है? 12% है, और जबकि उनकी सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन 2.5%। इसका मतलब है जो मुस्लिम्स हैं वो लेस एजुकेटेड है। अगर एजुकेशन का भी देखा जाए, जो सर्वे निकाला जाता है सेंसस में, दे आर लेस एजुकेटेड एंड दे आर हैविंग लेस रिप्रेजेंटेशन इवन लेजिस्लेचर एंड इवन दैट इज जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज। बात समझ आ गई कि नहीं? तो क्या ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ठीक है। सो
one religion people make their own community while other religion make their separate. जब कम्यून कर जाए, आपने देखा होगा ना कम्युनिटी लंच, सब एक दूसरे के साथ सहयोग करें उसे तो कम्यून कहते हैं। तो while other religions people make their separate community, अर्चिता मान लो एक ही रिलीजन के सारे मुस्लिम लोग हैं और मुस्लिम लोगों में भी उनके इंडिविजुअल आइडिया डिफर कर सकते हैं, देयर इंडिविजुअल आइडिया में डिफर, तो ऐसी स्थिति में उस कम्युनिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा। कम्युनिटी में यही चीज तो है, मान लो सभी मुस्लिमों के आपस में वाद विचार, देयर विल बी डिफरेंस इन आइडियाज एंड इट डज नॉट अफेक्ट द कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी रिलीजन बेस्ड है तो बहुत सारे लोग जैसे ये कहना ही नहीं मैं तो इस्लाम को नहीं मानता, कहीं औरतों को मारा जाता है और कहीं ऐसे किया जाता है, बताओ, कहेंगे चुप बैठो नादान अधार्मिक कहीं का, चुप बैठो, ऐसे बोला जाता है। अगर मानो हिंदुइज्म में तुम्हें कहो ये मनुस्मृति का, चुप बैठो, लड़की होकर ऐसे बातें कर रही है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, उसे अधार्मिक कह देंगे, उसे साइड लाइन कर देंगे। बात समझो इस चीज़ को। मनुस्मृति में जैसे उसमें कहा जाता है ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो उसमें कहा शूद्र भी पीटने के अधिकारी हैं, जैसे ढोल को पीटा जाना चाहिए, गंवार को पीटा जाना चाहिए, ठीक है, तो उसमें कहा शूद्र को भी पीटा जाना चाहिए और शूद्र पशु, पशु को पीटो तो ठीक रहेगा और नारी पीटो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी वो तब लिखी थी जब वो आई थी ना उनकी धोबी की धोबन, वो रात भर बाहर रही, धोबी की धोबन घर के बाहर रही, उसने कहा कहाँ थी रात भर, तो उसने कहा ऐसे ही गई थी, वो भैंस के तबेले में सो गई, तो बोले राम जी की भी तो सीता गई थी बाहर, उन्होंने स्वीकार कर लिया, बोले हम सब लोग राम नहीं होते, सीता जी बाहर नहीं थी कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम राम नहीं है, राम ने जो किया है वो आदर्श नहीं है, और उसने घर से बाहर निकाल दिया। ये बात राम जी को पता चली कि यार हमारे समाज में तो गलत धारणा पता चल रही, ठीक है नहीं, उसने उस अवसर पर क्या कहा कि तुम पीटे जाने के अधिकारी हो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 5 लोग हैं, इनको पीटो तो ठीक रहता है। उस धोबी ने, तुलसीदास जी ने नहीं कहा, लेकिन उस समय की सोसाइटी में उस धोबी का जो व्यू है उसको रिप्रेजेंट, बात समझ आएगी नहीं कि वो कैसा सोचता था, उनका कहना नहीं है, तो एक सोशल चीज़ों को भी तो बताना पड़ता है ना जब कहीं पर है कि उसने क्यों निकाल दिया, फिर उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, सीता जी का वनवास हो गया। तो आपको पता चल गया कि इफ देयर द पर्सनल व्यू मे डिफर बट इट विल नॉट अफेक्ट द कम्युनिटी। अगर तुम एक मुस्लिम होकर तुम विरोध भी करोगे तो तुमको एक नादान समझा के चुप कर दिया जाएगा, तुम उस कम्युनिटी का कुछ बिगाड़ पाओगे? कुछ नहीं कर सकते। तुम हिंदुइज्म में रोज ढोल नताशे बज रहे हैं, कुछ कर पा रही हो? मान लो तुम्हें ना भी पसंद हो, तुम कुछ कर पाए अपनी सोसाइटी का? वो कम्युनिटी स्ट्रांग ही बनी रहती है, लोगों के व्यू डिफर भी करते रहे तो। बोल बात समझाई, समझ आ गई ना बात? सो इसलिए कम्युनिटी एक स्ट्रांग फैब्रिक होती है। इफ पर्सनल व्यूज आर डिफरेंट then also it does not impact the community. It आगे देखें। Now, religious differences are also expressed in field of politics. अब देखिए
इन पॉलिटिक्स, फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स में नेता लोग क्या करेंगे? फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, दीज रिलीजियस डिफरेंसेस आर, इसको और एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर का मतलब समझते हो? इसको मैग्नीफाई करते हैं। कौन करते हैं? बाई लीडर्स टू गेन उसके पावर एडवांटेज, टू कम इन पावर। बोलो बात समझ में आई? कि कुछ लोग कहेंगे, अगर कहेंगे चलो मंदिर चलो, मंदिर चलो, तो मंदिर कौन चलेगा? क्या मुस्लिम चलेंगे? तो एक पर्टिकुलर फील्ड को ले जाने के लिए राम मंदिर चलो, ठीक है कि नहीं? जो जन्मभूमि के काम का जो नहीं हुआ राम का, वो किस काम का, ऐसे बोलते हैं, नारे लगाते हैं, स्लोगन। तो दैट इज बाय लीडर्स टू ग्रैब पावर। बात समझ में आ गई? जब बाबरी मस्जिद टूट रही थी तो उस समय भी हमारे यहाँ भी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह ने कहा ये बम रख लो, मुस्लिम तुम्हारे यहाँ ये करने आ सकते हैं। और मुसलमानों के यहाँ भी उन्हीं समाजवादी ने दिया, ये बम रख लो तुम्हारे यहाँ हिंदू आ सकते हैं। हमने भी उसी मुलायम सिंह को बोल दिया, उन्होंने भी दिया कि बम देते हैं। समझ आ गई? तो ये चीज होती, उन्हें क्या चाहिए? पावर चाहिए। सो टू ग्रैब पावर। गांधी जी, अब इसमें गांधी जी के क्या व्यू हैं? सर गांधी जी said that religion can never be separated from politics. Religion can never be separated from politics. अब जरा देखो, कुछ लोग, जब तुमको ये बात मैंने बता दी कि यहाँ 88% हिंदू हैं या दूसरी कास्ट के हैं, हिंदू या सनातन, सनातन है पंजाबी बोलते सब एक ही आ जाता है, और 12% कौन है बोलो? मुस्लिम। क्रिश्चियंस भी रख लो, क्रिश्चियन 1% ही है हमारी सोसाइटी का, और 0.2% सिख है, लेकिन उतना कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखो, तो क्यों लोग मुस्लिम तुष्टिकरण या मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? किसान वो कह रहे हैं अरे उसको मार दिया, कादिर को मार दिया, कादिर के पैर, जब वो राम गोपाल मिश्रा को 50 गोलियां लगी तो किसी ने नहीं बोला, अभी आपने देखा होगा, ठीक है, बहराइच में। तो अब मुझे बताओ कि इनकी क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं? तो इनको तोड़ दिया है, चेक करो इधर, इनको क्या किया बताइए? 12% राजपूत, 13% जाट, 14% SC, 16%, इनको तोड़ दिया, जातियों में बांट दिया। अब मुस्लिम में नहीं बांटा, मुस्लिम में 72 फिरके हैं, शिया, सुन्नी, उइगर, अहमदिया, लेकिन उन्हें नहीं बांटा है। तो क्यों? क्योंकि उनका वोट एक साथ चाहिए और ये सारे लोग एक साथ वोट देते हैं। तो अब अगर हिंदुओं को बांट दिया जाए तो ये आपस में ही लड़ते हैं। डिवाइड एंड रूल की जरा समझिए इस बात को, है ना? डिवाइड एंड रूल हो गया कि नहीं? और फिर इस पर किसी की नज़र हो जाए तो मुस्लिम पॉलिटिक्स का, इसलिए इन पर लोगों का ध्यान नहीं है। तुम सोचो हम तो मेजॉरिटी में 88% है, सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारी जय जयकार करेंगी, लेकिन क्या आप यूनिटी में हो? आपको बांट दिया गया है। तो इस वजह से ये बोलते हैं कि नहीं हमारा तो SC ST बोलते हैं, हम गौतम बुद्ध को मानते हैं, हमारा हिंदू धर्म नहीं है। ये तुम्हें मालूम है SC ST कौन है? जब भारत में आर्यंस आए थे तो यहीं के लोकल लोगों को उन्होंने बोला था कि तुम नाई हो, तुम धोबी हो, तुम चमार हो, हमारे काम करो, तुम चतुर्थ वर्ण हो। दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो खुद बन गए, और शूद्र किनको बना दिया? जो इंडिजिनस लोग थे, भारत की जो मूल जनसंख्या थी, उनको क्या बना दिया? उनसे काम दिया। तो वो लोग कहते हैं हम आर्यंस नहीं, हमसे तो इन्होंने काम लिया, हमसे सेवा कराइए, हमको अस्पृश्य या अनटचेबल माना है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए हिंदू सोसाइटी एक नहीं है, और इसका फायदा कौन उठा रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज। इस चीज को कहते हैं कि तुष्टिकरण की नीति। तुष्टिकरण का मतलब समझते हो? कि मुस्लिम में एक भी मरता है तो चारों तरफ हल्ला हो जाता है, और हिंदू में जब राम मंदिर के समय में 5000 लोगों को गोली मारी गई और बोरे में पत्थर बांध के उनके शरीर से बांध के सरयू नदी में नीचे डुबो दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग गुंबद पे चढ़ गए। राम मंदिर तोड़ा गया ना, बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बना। वो चित्र आप लोगों ने नहीं देखा क्या वीडियो में कि किस तरीके से है, कितना वो हुआ? तो उसमें फिर मुलायम सिंह ने कहा ये जितने हिंदू चढ़े हैं, मुलायम सिंह एक समाजवादी पार्टी है,
यूपी, इनको सबको गोली मारो। इस बात से मुस्लिम इतने खुश हो गए, कल वाह इतने हिंदू को मार डाला, मजा ही आ गई कि हम मिल के कभी नहीं मर पाए अकेले। 10 साल तक मुलायम सिंह ने इन पर राज किया, और ये वाले जो अपने आप को आर्यंस नहीं मानते हैं, वो भी माने कि अच्छा काम किया। सब गए थे मिश्रा ब्राह्मण, क्योंकि जिनमें धर्म का अतिवाद है वास्तव में वो ब्राह्मण होंगे या क्षत्रिय होंगे, राजपूत होंगे, दलित तो नहीं होंगे। क्योंकि जो शोषण और वंचित समाज है उसे धर्म को रटने और उसके महिमा मंडन की कहाँ जरूरत पड़ती है। तो ये लोग भी इनको वोट दिए, और ये भी पूरे 10 साल मजे से राज किए। हर साल 2 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा। समझे पावर क्यों ली जाती बताओ, स्विस बैंक में पैसे जमा करने के लिए, और शक्ति का क्या करेंगे? सही है कि नहीं? तो आपने समझ लिया कि क्या लोग पॉलिटिक्स क्यों चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं। और इस चीज को क्या कहते हैं? अपीजमेंट। समझ में आ गई बात? आगे देखिए। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? एक और बात कही, गांधी जी ने बोला कि द गुड थिंग्स ऑफ एवरी रिलीजन इज टू बी इनहेरिटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। सभी धर्मों की अच्छी बातें किसमें होनी चाहिए? संविधान में, क्योंकि वो उस देश का जो संविधान है वहाँ के नागरिकों से बनता है, और नागरिकों के संस्कार तो उनके धर्म से ही आते हैं। तो गांधी जी का ये मत था कि ना हम पॉलिटिक्स से, कोई कहे पॉलिटिक्स से हम अलग कर देंगे, तो भी अलग नहीं किया जा सकता है। इफ इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, कैसा कंट्री बोलो? अब यहाँ वर्ड कौन सा आ जाना बताइए? एक कम्युनलिज्म है और एक सेक्युलरिज्म है। कम्युनलिज्म का क्या मतलब है? इफ वाइल एडवोकेटिंग, ठीक है, आवर सोसाइटी वी आर बायस्ड, हम पक्षपाती हैं। कम्युनलिज्म का समझते हो कि मुस्लिम के मरने पर हाय हाय करने लगे और इनके बनने पर चुप हो जाए, उसको कम्युनलिज्म कहते हैं। तो हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिया कैसा? सेक्युलर है। क्या सिर्फ लिख देने से बात पूरी हो जाएगी? सेक्युलर है। हम धर्मनिरपेक्ष, कैसा बताओ? सेक्युलर है ना। तो क्या इतना कहने से ठीक होगा? अदरवाइज ऑन डेली बेसिस वी हैव टू चेक। वहाँ लिख देने से ठीक नहीं होगा कि हम सेक्युलर हैं, बिकॉज सच क्वेश्चंस आर अराइजिंग ऑन डेली बेसिस एंड दीज आर टू बी डेल्ट ऑन डेली बेसिस। अभी बहराइच की घटना हो गई तो कहीं कहीं की हो जाती है, कहीं मऊ की घटना हो गई, नूह की हिंसा हो गई। 3 तरफ से पहाड़ों पर मुस्लिम थे, बीच में मंदिर में जैसे ही कोई शिव यात्रा निकलती, 3 तरफ से वो बैठे थे। 15 दिन से गोली चला, सबको मार दिए, 500 लोग। नूह की हिंसा हुई थी कि नहीं हरियाणा में? ऐसा होता रहता, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, कहीं भी मरने पे नहीं बोलते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं? दैट पार्टीज आर, किसके लिए बोलो? मुस्लिम तुष्टीकरण, कि 12% वोट हमारा नाराज ना हो। इसको क्या कहते हैं? दैट इज अपीजमेंट पॉलिसी। क्या कहते हैं? तुष्टीकरण। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ समाजवादी करती, बीजेपी भी यही करती है। वो हिंदुओं को खुश करने के चक्कर में है कि वो एक हो जाए, उसको लाभ मिलता है। मुस्लिम को जो तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो क्या पॉलिटिक्स से इसे हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन इससे हमारा समाज एक बार तो टूट चुका है, अब टूटने का खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक हिंदू समाज बटा है, समझो इस बात को, अगर हिंदू समाज एक हो जाए तो वर्षिता क्या होगा? अगर हिंदू ये पूरे एक हो जाए ना, तुरंत इंडिया का बंटवारा हो जाए। समझो इस बात, इस चीज को समझो। ऐसी स्थिति में अभी इनको मालूम है कि हमारा ही डिटरमाइनिंग वोट है, हम 12% जिसे देंगे वही जीतेगा, क्योंकि इनका समाज घटा है। उनके अंदर ये बात है कि नहीं? वो मस्जिद में जाके आप अपना प्रोफेस कर लेते हैं, इसको उसको देना, वो जीत भी जाता, मोस्टली जीत जाता। लेकिन सोचो अगर उनमें ये असुरक्षा की भावना हो जाए तो अब हम जीत ही नहीं सकते। वो सड़कों पर उतर आएंगे कि हमको अलग राज्य दो, हमको जब तुम रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। अभी तो चोरी छिपे उन्हीं की चल रही ना। तो आप समझ गए इस बात को? समझ गए ना? एक होने पर, सबके एक होने पर ये मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएगी, सब तरफ भगवा ही लहराएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? और ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या माइनॉरिटी में असुरक्षा की भावना नहीं आ जाएगी? अभी तो उनको मालूम है कि ये मुलायम सिंह आएगा और इनका बेटा अखिलेश फिर गोली चल रहा है, कोई भी, क्योंकि इनकी अपनी जो पीडी है, कांग्रेस की, इन सबका एक ही है कि ये जो 12% वोट है ये सब एक ही है, अलग अलग नामों से चल रहे। बात समझ आ गई कि नहीं? और ये इस नाम से चल रहे हैं। तो अगर एक हो जाने पर दिस इज ओके। तो पॉलिटिक्स से हम क्या कर सकते हैं? क्या कम्युनलिज्म को हटाया जा सकता है? तो इसे गांधी जी ने क्या बोला?
कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। आगे देखो, ओके नाउ अब जरा देखें, पॉलिटिक्स एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग until they treat every religion equally. Every religion equally. आपको क्या लगता है, मान लीजिए वहां से मैं एक घटना के माध्यम से बताता हूँ। बहराइच में एक शोभा यात्रा निकली थी दशहरे की बात। तो दशहरे में एक व्यक्ति उसमें से मस्जिदों में अंदर चल रहा था, ये माइक से बोला जा रहा था इनको मार दो, ये निकल रहे शोभा यात्रा में, और उसमें एक ने ऊपर चढ़कर पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया। तो इसमें एक कोई मोहनलाल मिश्रा था, क्या नाम था, राम गोपाल मिश्रा, तो ये ऊपर चढ़ के उसने पाकिस्तानी झंडा हटा करके भगवा लहरा दिया। गलत इसने भी किया, वो मुस्लिम का घर था, तो इसने वहाँ पाकिस्तानी हटाया तो उसने हिंदुस्तानी ना लगा के किसका, जो इनके हाथ में झंडा था वही लगा दिया, क्योंकि हिंदुस्तानी झंडा तो ये भी नहीं लेके आए थे। फिर इसको ये लोग उसी छत पे गोलियां मारी, 50 गोली मारी और सारे हाथ पैर के नाखून उखाड़ लिए, उससे पकड़ के प्लायर से उखाड़ लिए। अब उसके बाद जो योगी सरकार थी उसने उस एरिया की पूरी दोनों तरफ बुलडोजर चलवाया, पूरा मुस्लिम इलाका था, तुमको अभी कम्युनिटी बताया कि नहीं, जहाँ एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब इसमें योगी सरकार क्या इस चीज़ का पालन कर रही है कि नहीं, नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो भी अपीसमेंट खेल रही है, वो हिंदुओं के लिए कर रही है, और बाकी दूसरी पार्टियां, तुम देखो अखिलेश यादव इन सब की ये बड़ा बुरा किया, उसको पैर में गोली लग गई जिसने 50 मार दी, हमने उसके पैर में गोली मार दी, इतने अच्छे व्यक्ति के पैर में गोली मार दी, वो उसको बोल रहे हैं, राम गोपाल के लिए नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा बोलेंगे तो 12% उनके बने रहेंगे, किसी को लेना देना ही नहीं कि किसके पैर में कब गोली लगी। अगर उनको इनके वोट मिलते हो तो कोई इसके बोलने लग जाए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? नेता को चाहिए 2 लाख करोड़, कहाँ भेजना है? उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, किसी से हमदर्दी होगी क्या? वो एक अलग कैटेगरी ऑफ पीपल। ओके, तो इस तरीके से नाउ अब इसके आगे तुम्हें खुद ही ये चैप्टर पढ़ना है। कल हम लोग 9 से 11 साइंस करेंगे। हाँ, थोड़ा आइडिया तो लग गया ना इस चैप्टर का, अब चला लेना। Good evening. गुड इवनिंग।